हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निखिल मॉनिटर पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी का आक्रमण पढ़ने से पहले आप लोगों को हम बता दें कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी का आक्रमण पढ़ा था। ठीक है, अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं, अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं, तो जाकर आप लोग चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो अभी भी पड़ी हुई है। उसके आगे बात करते हैं हम मोहम्मद गौरी की। ठीक है, मोहम्मद गौरी था कौन? तो मोहम्मद गौरी गौर प्रदेश का शासक था। ठीक है, वह गौर प्रदेश का शासक था, लेकिन गौर प्रदेश का शासक वह बना कैसे, ठीक, जान लेते हैं। तो मोहम्मद गौरी का जो पुराना नाम था वो था शिहाबुद्दीन। तो शिहाबुद्दीन जो था वो गौर प्रदेश का शासक बनने के बाद उसका नाम मोहम्मद गौरी पड़ गया। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी का जो जन्म है वो 1149 ईस्वी में हुआ और उसकी मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग कि उसका जन्म 1149 और मृत्यु उसकी 1206 ईस्वी में हुई। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। अब बात आती है कि वो गौर प्रदेश का शासक बना कैसे। तो वह उसको उसका भाई जो था गयासुद्दीन, ठीक है, मोहम्मद गौरी का भाई गयासुद्दीन ने 1173 ईस्वी में, ठीक है, 1173 ईस्वी में गौर प्रदेश दिया और गौर प्रदेश का शासक बनाया। ठीक है, गौर प्रदेश का शासक बनाया। ठीक, तो गौर प्रदेश का शासक बनाया, तो इसको हम लोग जान लेते हैं कि गौर प्रदेश है कहाँ। ठीक है, तो आप लोग मैप में देखेंगे कि गौर प्रदेश है कहाँ, क्योंकि हम लोग इतिहास या भूगोल पढ़ते हैं तो बिना मैप के ना कोई इतिहास ना कोई भूगोल होता है। ठीक है, पढ़े कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है जी, ओके। आप लोग आगे देखिए, यहाँ देखेंगे आप लोग कि ये जो इंडिया है, ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक इंडिया है, ये वर्तमान मैप है भारत का। लेकिन जब बंटवारे से पहले ये जो अफ़गानिस्तान, ये जो पाकिस्तान, ये सब क्या है, ये भारत में ही था। ठीक है, भारत में ही था। तो यहाँ से लेकर ये जो अब का अफ़गानिस्तान और ईरान है, वो पहले क्या था, ये पूरा क्या था, ये पूरा गौर साम्राज्य था। ठीक है, गौर साम्राज्य था। इस गौर साम्राज्य ने, गौरियों ने क्या किया था, गजनी वंश यानी कि यामिनी वंश, जिसको हम लोग गजनी वंश या गजनवी वंश कहते हैं। ठीक, तो गौरियों ने क्या किया था, गजनवी वंश पर, गजनी वंश पर क्या किया था, अपने कब्जे में कर लिया था। ये पूरा गजनी वंश जो था, जहाँ तक था, इसको गौरियों ने क्या कर लिया था, अपने कब्जे में कर लिया था। ठीक है, तो उसके बाद बात आती है कि जब गौरी जो गौर साम्राज्य का, गौर प्रदेश का जब शासक बन गया, तो उसने भारत पर आक्रमण करने का सोचा। क्या सोचा, भारत पर आक्रमण करने का सोचा कि भारत को कैसे अपना बनाया जाए। ठीक है, भारत को कैसे लूटा जाए, भारत पर कैसे अपना शासन जमाया जाए। तो उसने क्या किया कि सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण किया। क्या किया, मुल्तान पर आक्रमण किया। तो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, छोटा सा है मुल्तान। ठीक है, ये मुल्तान है, ये मुल्तान आज के पाकिस्तान में है। कहाँ पर है, पाकिस्तान। ठीक, आप लोग याद रखेंगे, पाकिस्तान में है। ठीक, पाकिस्तान। ठीक, तो ये जो मुल्तान है पाकिस्तान में, इस गौरियों ने यहाँ पर आक्रमण किया। कब किया, 1173 में वह बन गया गौर प्रदेश का शासक। फिर उसके बाद 1175 ईस्वी में उसने किया मुल्तान पर आक्रमण। ठीक, मुल्तान पर करमाती जाति के लोग थे जो बौद्ध थे। ठीक है, करमाती जाति बौद्धों पर आक्रमण किया। ठीक, और वह आक्रमण पूर्ण रूप से सफल रहा। वह भारत पर इसका पहला आक्रमण था। ठीक है, उस टाइम जब पाकिस्तान और भारत एक ही में था, और उस टाइम गौरी का पहला आक्रमण था कि उसने मुल्तान के करमाती जाति पर, बौद्धों पर आक्रमण किया। ठीक, तो उसके बाद ये तो हो गया कि उसने मुल्तान पर आक्रमण किया। ठीक, उसके बाद उसने दूसरा आक्रमण गुजरात, पाटन, ठीक, पाटन गुजरात पर किया, सोलंकी या चालुक्य वंश। ठीक, ये यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर बसा हुआ है गुजरात हमारा है। ठीक, ये क्या है, ये गुजरात है। ठीक, चालुक्य वंश या सोलंकी वंश, ठीक, दोनों एक ही है, चालुक्य या सोलंकी वंश।
तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि पहला आक्रमण उसने यहाँ पर किया, फिर दूसरा आक्रमण उसने यहाँ पर किया। या जब दूसरा आक्रमण यहाँ किया तो वह किधर से आया? वह आया गोमल दर्रे से। कहाँ से आया? दूसरा आक्रमण करने के लिए वह गुजरात में कहाँ से आया? सोलंकी वंश जो था गुजरात में, वहाँ पर वह गोमल दर्रे से आया। ठीक है, गौरी कहाँ से आया? गोमल दर्रा। अब गोमल दर्रा कहाँ है आप लोग देख लीजिए, हम दिखा देते हैं आप लोगों को गोमल दर्रा। गोमल दर्रा, गोमल दर्रा देख लीजिए। आप लोग देखेंगे कि ये जो खैबर दर्रा है, ठीक, और ये जो बोलन दर्रा है, हमने बताया कि खैबर दर्रा और बोलन दर्रा के बीच में यहाँ पर छोटा सा क्या है? गोमल दर्रा। और इसी दर्रे से वह क्या आया? यहाँ पर आया। ठीक है, इसी दर्रे से। ये जो दर्रा है, ये जो दर्रा है बोलन दर्रा, ये जो दर्रा है बोलन दर्रा, खैबर दर्रा, इन दोनों के बीच एक है छोटा सा यहीं पर, कौन सा दर्रा? गोमल दर्रा। ठीक है, जो कि आज के गोमल दर्रा कहाँ है? आज के पाकिस्तान में है। आज के पाकिस्तान में खैबर दर्रे के पास है गोमल दर्रा। और इसी दर्रे से वह कहाँ आया? चालुक्य वंश। ठीक है, चालुक्य वंश गुजरात में आया। ठीक, जो आज के गुजरात में है चालुक्य वंश, या फिर उसी को हम सोलंकी वंश के नाम से जानते थे। ठीक है, और सोलंकी वंश का जो शासक था वो भीमदुत्ती था। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि उसका दूसरा आक्रमण कैसा रहा। ठीक है, तो बात करते हैं हम आगे। ठीक, ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं कि जो गौरी था 1100, इतना याद रखेंगे आप लोग कि 1178 में उसने क्या किया? पाटन गुजरात पर दूसरा आक्रमण किया, और जिसमें इसे भीमदुती प्लस मूलराज द्वितीय और भीमदुती, ये दोनों भाई थे। ठीक है, ये दोनों भाइयों ने इसको बहुत बुरी तरीके से हराया। ठीक है, और चालुक्य वंश का जो शासक था वो भीमदुत्ती था। और इसकी छोटी सी कहानी है, यहाँ पर जो बुरी तरीके से हराया, तो वहाँ पर गौरी युद्ध भूमि से भागते भागते अपने प्रदेश चला गया। ठीक है, अपने देश चला गया। लेकिन हम जान लेते हैं कि उसको, ये जो भीमदुत्ती और मूलराज जो थे, इनके पिता कौन थे? अजय राज। ठीक है, अजय राज इनके पिता थे। याद रखेंगे आप लोग, भीमदुत्ती और मूलराज द्वितीय के पिता कौन थे? अजय राज। और इनकी मृत्यु के बाद, ठीक है, ये छोटी सी कहानी आप लोग जानेंगे, इतिहास है इन लोगों का, कि इन लोगों के पिता अजय राज जो थे, वो इनकी मृत्यु के बाद गद्दी को, गुजरात की गद्दी पर, चालुक्य वंश की गद्दी पर बैठने वाला कोई नहीं था। ठीक है, तब वहाँ के जनता ने, वहाँ के जो प्रजा ने, उनकी पत्नी, अजय राज की पत्नी जो थी रानी नायका देवी, ठीक है, रानी नायका देवी का किरदार बहुत अच्छा है। ठीक है, वो बहुत ही बहादुर रानी थी। ठीक है, उनकी रानी थी, प्रजा ने उनकी रानी नायका देवी को गद्दी को संभालने का फैसला किया। ठीक है, लेकिन रानी नायका देवी का ये फैसला नहीं था, उन्होंने गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उन्होंने बोला कि जब राजा के 2 वारिस हैं तब मुझे गद्दी पर बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तब मुझे गद्दी पर बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है, और उन्होंने गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया, और भीमदुत्ती को उन्होंने गद्दी पर बैठाया। ठीक, गद्दी पर बैठाया, लेकिन ये दोनों भाई अभी उम्र में बहुत छोटे थे, वो गद्दी पर बैठने के लायक नहीं थे। ठीक है, वो दोनों, ये जो दोनों भाई हैं भीमदुत्ती और मूलराज द्वितीय, वो दोनों अभी छोटे छोटे थे, उन लोग बैठने के लायक नहीं थे। तब रानी नायका देवी ने फैसला किया कि जब तक चालुक्य वंश का जो शासक है वो जब तक वयस्क नहीं हो जाता, तब तक मैं गद्दी की संरक्षिका बनी रहूँगी। ठीक है, गद्दी की देखभाल करूँगी जब तक कि गद्दी का शासक भीमदुत्ती वयस्क नहीं हो जाता। ठीक है, तो यहाँ की देखभाल करने लगी। यहाँ का राजा तो पूर्ण रूप से कोई नहीं था, लेकिन देखभाल
रानी नायिका देवी करती थी। रानी नायिका देवी इतनी बहादुर थी, मूलराज द्वितीय की माँ थी, ठीक, भीमराज द्वितीय की माँ थी। तब यह खबर गौर प्रदेश गौरी को पता चला, ठीक है। यह खबर किसको पता चला? गौरी को पता चला, और उसने अपना दिमाग लगाया कि गुजरात पर कोई भी पुरुष जो है वह गद्दी पर नहीं है, वहाँ की गद्दी खाली है, तो हमें वहाँ पर आक्रमण करना चाहिए, और आक्रमण करके वहाँ पर लूटपाट करना चाहिए, वहाँ पर शासन करना चाहिए, ठीक है। तो यही सोच गौरी की थी, लेकिन वह अपने सोच में बिल्कुल नाकाम रहा, वह हार गया। हारा कैसे, ये छोटी सी कहानी और आगे जाती है। उसने पत्र लिखवाया रानी नायिका देवी को, ठीक है, उसने पत्र भिजवाया रानी नायिका देवी को, और वहाँ पर बताया, उनको पत्र में लिखवाया कि तुम रानी नायिका देवी अपने प्रदेश के, अपने वंश की जितनी भी सुंदर स्त्रियां और बच्चे हैं उनको लेकर यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। तब रानी नायिका देवी ने उसकी, अन्यथा उसने ये भी बोला कि अगर लेकर नहीं आओगी तो तुम्हारे सारे साम्राज्य को नष्ट कर दिया जाएगा और सभी को जिंदा काट काट डाला जाएगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे कि उसने ऐसा बोला। तब रानी नायिका देवी ने उसकी शर्त को मान ली। उसने बोला ठीक है, मेरे प्रदेश के सारे छोटे बच्चे और सुंदर स्त्रियां सभी लोग आएंगी, ठीक। तब जो गौरी था वह गुजरात से, चालुक्य वंश से कम 50 किलोमीटर दूर, ठीक है, 50 किलोमीटर दूर कैंप लगाकर बैठा था, और वहीं से इनको पत्र लिखवाया था, ठीक है। जब वहीं से इनको पत्र लिखवाया था, तब उन्होंने बोला ठीक है, मैं आने के लिए तैयार हूँ। तब यहाँ से सभी बच्चों को लेकर, सभी स्त्रियों को लेकर रानी नायिका देवी निकल पड़ी, ठीक। जब यह यहाँ से वहाँ के लिए रवाना हुई, जब वहाँ के लिए गई, तब 500 से अधिक कुछ सैनिक इसकी सेना में मिल गए, भेष बदलकर, ठीक है। किसकी सेना में? गौरी की सेना में मिल गए। नायिका देवी की जो सेना थी, 500 सैनिक थे, वो रानी नायिका देवी के जो 500 सैनिक थे, 500 से अधिक सैनिक थे, वो गौरी की सेना में मिल गए, और गौरी को कानों कान तक खबर नहीं हुआ, उसको पता ही नहीं चला कि मेरी सेना में कौन शामिल हुआ या कौन नहीं शामिल हुआ। फिर जैसे ही रानी नायिका देवी उनके पास पहुंची, कुछ दूर ही थी, तभी जो 500 रानी नायिका देवी के 500 सैनिक जो मोहम्मद गौरी के जो सेना में शामिल हुए थे, सभी ने हर हर महादेव का नारा लगाकर युद्ध प्रारंभ कर दिया, ठीक है, युद्ध प्रारंभ कर दिया। तब घमासान युद्ध हुआ, और युद्ध के उपरांत, ठीक है, युद्ध हुआ, वहाँ पर तलवारें चलने लगी, और सारा सब कुछ माहौल एकदम पूरा क्या बन गया, युद्ध का बन गया, और सभी खून से लथपथ थे। और रानी नायिका देवी ने तलवार निकाला, और उस तलवार से गौरी पर प्रहार किया। गौरी का सिर तो बच गया, ठीक है, लेकिन तलवार ऐसे जगह लगी कि वह गौरी को रानी नायिका देवी ने पूरा नपुंसक बना दिया, उसका प्राइवेट पार्ट ही कट गया, और वह वहाँ से युद्ध भूमि में बुरी तरह से पूरा हार गया, और वह भागते भागते वह अपने प्रदेश को चला गया। तो यहाँ पर जो 1178 में पाटन में गुजरात पर दूसरा आक्रमण किया, वहाँ पर इसकी बहुत बुरी तरीके से हार हुई, और वह भागते भागते भाग गया, ठीक है। तो ऐसे वह रानी नायिका देवी जो थी वीर, वह गौरी को हराई थी, और इस युद्ध का नेतृत्व जो की थी वो रानी नायिका देवी की थी, ठीक है, जो मूल राज की माँ थी, और अजय राज की पत्नी थी रानी नायिका देवी। इनको आप लोग याद रखिएगा, यह एक वीर, हमारे इतिहास की वीर महिला थी, वीर वीरांगना थी, ठीक है, यह हमारे इतिहास की वीरांगना थी, ठीक है, क्योंकि
स्त्रियां कभी कमज़ोर नहीं होती, और जो कमज़ोर समझते हैं वो नपुंसक हो जाते हैं, बिल्कुल गौरी की तरह। ठीक है, तो आप लोग कभी भी स्त्रियों को कमज़ोर समझने की भूल मत करिएगा। ठीक है, तो आगे बात आती है, अगला पॉइंट जो है हमारा, वो तो गौरी तो चला गया, हार गया यहाँ से, उसकी नानी याद आ गई। अब आगे बात आती है, गुजरात के चालुक्य वंश के संस्थापक जो थे वो मूलराज प्रथम थे। ठीक है, कौन थे? मूलराज प्रथम। और इनकी राजधानी क्या थी? अन्हिलवाड़ थी। क्या थी? अन्हिलवाड़ थी। ठीक, अब बात करते हैं गौरी की। ठीक, अभी हम गौरी को ही पढ़ रहे थे। अब जो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट दिया गया है कि सन 1179 ईस्वी में कश्मीर और सिंध को जीता। ठीक है, अगला आक्रमण उसने कहाँ किया? कश्मीर और सिंध पर किया। हम आप लोगों को मैप में दिखा देते हैं, देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर कि गौरी ने फिर यहाँ से तो भाग गया। ठीक है, यहाँ से मुंह चुरा कर भाग गया। यहाँ पर उसकी दाल नहीं गली। ये क्या है? गुजरात सोलंकी वंश है। फिर वह यहाँ से यहाँ पर जब उसकी दाल नहीं गली तो यहाँ से यह टोटल रिटर्न हो गया। फिर उसके बाद उसने आक्रमण किया कहाँ? मुल्तान को तो पहले जीत चुका था। फिर उसने किया भटिंडा। ठीक है, पंजाब और भटिंडा, तबर हिंद। ठीक है, पंजाब को जीता। ठीक, पंजाब को पूरा जीत लिया। फिर सिंध को जीत लिया और कश्मीर को जीत लिया। ठीक है, ये पूरा सब कुछ उसने अपने कब्जे में कर लिया। फिर उसके बाद इतना उसने कब्जे में करने के बाद फिर वो चला आगे। आप लोग याद रखेंगे कि उसका जो उसका जो अगला आक्रमण था वो 1779 ईस्वी में कश्मीर और सिंध पर था और उसको उसने जीत लिया। फिर उसके बाद 1186 ईस्वी में उसने पंजाब को जीता। ठीक है, पंजाब, भटिंडा, तबर हिंद, पंजाब को जीता। तो उसने यहाँ से तो कुछ उसको हासिल नहीं हुआ। ठीक, आप लोग याद रखेंगे कि यहाँ से उसको कुछ हासिल नहीं हुआ, यहाँ से वो रिटर्न हो गया। ठीक, जब वो रिटर्न हुआ तो फिर उसने मुल्तान को पहले से जीता था। फिर ये जो पूरा एरिया है इसको उसने अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, ये पूरा कब्जे में करने के बाद फिर उसने अगला आक्रमण किया चौहान साम्राज्य पर। ठीक है, ये जो है चौहान साम्राज्य। ठीक, चौहान साम्राज्य पर करेगा तो उसको हम पढ़ते हैं आगे। ठीक, ठीक है जी, जैसा कि हमने आपको बताया कि 1179 में उसने कश्मीर और सिंध को जीत लिया, पूरी तरीके से कश्मीर और सिंध को जीत लिया। फिर उसके बाद 1186 में उसने पंजाब को भी जीत लिया, पंजाब, भटिंडा, ठीक, तबर हिंद, याद रखेंगे आप लोग। फिर उसके बाद उसने तराइन का प्रथम युद्ध किया। किसके साथ? तराइन का प्रथम युद्ध गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। ठीक, अब हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान की भी ज़बरदस्त हिस्ट्री है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? आप लोग याद रखेंगे 1191 ईस्वी में। किसके बीच हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में, जिसमें गौरी की बुरी तरीके से हार हुई। क्या हुई? गौरी की बुरी तरीके से हार हुई। पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को 17 बार हराया था। ठीक है, 17 बार हराया था उसने। तो अब हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान को। अभी गौरी की कहानी ख़त्म नहीं हुई है, अभी गौरी आगे तक है, लेकिन हम पृथ्वीराज को जानेंगे कि पृथ्वीराज चौहान का क्या हिस्ट्री है। तो पृथ्वीराज चौहान, इनका अन्य नाम था राय पिथौरा या पृथ्वीराज तृतीय। इनका दो अन्य और नाम था, राय पिथौरा, पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के एक मित्र थे। कौन था? मित्र थे चंद्रवरदाई। ठीक है, चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पृथ्वीराज रासो। ठीक है,
पृथ्वीराज रासो, लेकिन उन्होंने यह पुस्तक पूर्ण नहीं की थी। उन्होंने ये पुस्तक पूर्ण नहीं की थी। इसको पूर्ण करने वाले, चंद्रवरदाई को पूर्ण करने वाले जल्लड़ थे। जल्लड़ ने इसको क्या किया? पूर्ण किया। ठीक। उसके बाद यहाँ पर गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच भीषण युद्ध हुआ। ठीक। भीषण युद्ध हुआ और पृथ्वीराज चौहान ने तीर लगा दिया गौरी की आँख में। ठीक है। वो गौरी की आँख में तीर लगा और एक आँख से काना हो गया और वहाँ से भागते भागते भागा, चिल्लाया, मम्मी अब तो यहाँ इंडिया वाले मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है। वो भागते भागते फिर लौटा। ठीक। लेकिन फिर वो आया 1192 ईस्वी में आया दोबारा। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ जब। ठीक। तो तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ? गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। ठीक है। जिसमें इस बार गौरी की जीत हुई। ठीक। तो गौरी की जीत हुई, कैसे हुई? लेकिन उसके पहले पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो पृथ्वीराज चौहान की जो सेना की कमान थी, ठीक है, जो सेनापति थे वो गोविंद राय थे, खांडे राय थे, बदमसा रावल के हाथों में थी। ठीक है। इन तीनों लोगों के हाथों में क्या था? पृथ्वीराज की सेना की कमान थी, सेनापति थे। ठीक है। और ये जो खांडे राय विशेष व्यक्ति थे, इन्होंने एक तीर लगाया था किसकी आँख में? गौरी की आँख में। और गौरी की आँख में तीर लगते ही वह चिल्लाते हुए युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गया। ठीक। फिर उसके बाद बात आती है आगे कि तराइन का दूसरा युद्ध। दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत की हार हुई और गौरी जीता। ठीक। गौरी जब जीता, 17 बार पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हराया और उसके बाद स्वयं हार गया। ठीक। तो जब पृथ्वीराज चौहान हार गया तब गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया। ठीक है। वहाँ पर बंदी बना लिया। फिर पृथ्वीराज चौहान के जो भाई थे वो हरिराम, ठीक है, उनके एक भाई थे हरिराम। पृथ्वीराज चौहान के एक भाई हरिराम ने गौरी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और उस विद्रोह के बाद गौरी को पृथ्वीराज चौहान को छोड़ना पड़ा। ठीक है। और जब पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को छोड़ा तब उसके अधीन रहकर काम करने के लिए बोला। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान को गौरी के अधीन रहकर काम करने को बोला और गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को अजमेर राजस्थान का के भाग में वहाँ का उनको शासक बना दिया। वहाँ का शासन करने के लिए बोल दिया। ठीक है। किसने? गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को। इस बात की जो जानकारी मिलती है इतिहास में, इस बात की जानकारी मिलती है पृथ्वीराज के कुछ सिक्कों पर। ठीक है। पृथ्वीराज के द्वारा कुछ चलाए गए सिक्के थे जिसमें क्या लिखा था? श्री मोहम्मद शाम लिखा पाया गया। ठीक। क्योंकि अगर पृथ्वीराज ने वो सिक्के चलाए हैं और वहाँ पर मोहम्मद गौरी के नाम के आगे श्री लगा है, इसका मतलब कि वो बहुत ही मान सम्मान देता था। ठीक है। मान सम्मान क्यों देता था? आप लोगों को अभी बताए हैं कि उसने पृथ्वीराज चौहान को अजमेर का शासक बना दिया और अजमेर की जो है गद्दी संभालने के लिए बोल दिया। ठीक है। उसके बाद आगे पॉइंट है कि अनंगपाल द्वितीय ने दिल्ली यानी ढिल्लिकापुरी बसाई थी। ठीक। अनंगपाल द्वितीय ने ढिल्लिकापुरी यानी कि दिल्ली बसाई थी और दिल्ली बसाई थी। अनंगपाल द्वितीय के कोई बेटे नहीं थे। ठीक। उनकी एक बेटी थी और बेटी का जो पुत्र था पृथ्वीराज चौहान। ठीक। पृथ्वीराज चौहान को फिर उसके बाद दिल्ली की गद्दी दे दी गई। जब दिल्ली की गद्दी दी गई तो
वह दिल्ली की गद्दी उस टाइम आप लोगों को बता दें कि मोहम्मद गौरी के आक्रमण के पहले, आप लोगों को मैप में दिखा दें हम, यहाँ पर है, यहाँ से बसा हुआ चौहान साम्राज्य, ठीक है। यहाँ पर दिल्ली है, ठीक। ये पीला वाला जो आप लोगों को दिख रहा है गढ़वाल है, ठीक है, गाहड़वाल। और यहाँ के जो शासक थे जयचंद थे। कौन थे? जयचंद। जयचंद का भी किस्सा जुड़ा हुआ है चौहान से, पृथ्वीराज चौहान से। लेकिन उसके पहले हम लोग पहले चौहान की पूरी हिस्ट्री जान लेंगे कि चौहान जब गौरी के सामने हार गया तो उसका कारण क्या था, ठीक है। उसकी हार का कारण कौन था? जयचंद था, ठीक है। चौहान पृथ्वीराज चौहान के हार का मुख्य कारण कौन था? जयचंद। जयचंद के कारण पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और उसको गौरी के सामने घुटने टेकने पड़े, ठीक। पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? सोमेश्वर सिंह चौहान। सोमेश्वर सिंह चौहान, ठीक। लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की जो हार हुई वो कैसे हुई, उसका मुख्य कारण क्या था। तो मुख्य कारण था जयचंद, गढ़वाल देश का राजा, ठीक। इसके कारण उस टाइम भी हमारे जो देश के, हमारा जो भारत था, देश में क्या एकता नहीं थी। उस टाइम भी राजा एक दूसरे को देखकर क्या जलते थे, ईर्ष्या करते थे, ठीक है। तो जो पृथ्वीराज चौहान थे वो बहुत ही सुंदर, सुडौल, आकर्षक व्यक्ति थे और वो बहुत ही वीर पुरुष थे, ठीक है। और जयचंद की एक पुत्री थी। पुत्री कौन थी? संयोगिता या संजोगिता, ठीक है। संयुक्ता या संजोगिता, ठीक है। संयोगिता भी कहते हैं, संजोगिता भी कहते हैं या संयुक्ता भी कहते हैं, ठीक है। उनकी पुत्री थी, जयचंद की पुत्री थी। और जयचंद की जो पुत्री संयोगिता थी वो पृथ्वीराज चौहान उस टाइम के जो बहुत ही आकर्षक राजा माने जाते थे, उनके किस्से कहानियों को सुन सुन के मन ही मन क्या हो गई थी? उनकी दीवानी हो गई थी, उनसे प्रेम करने लगी थी, उनकी प्रेमिका हो गई थी, ठीक है। तो जब इस बात की जानकारी संयोगिता के पिता जयचंद को पता चला, ठीक है। किसको पता चला? जयचंद को पता चला कि यह जो है उनकी पुत्री संयोगिता वो मन ही मन पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करने लगी है, उनकी दीवानी हो गई है। तब जयचंद ने संयोगिता का क्या रखा? उनका जो संयोगिता का स्वयंवर रखा, ठीक। और उस स्वयंवर में सबको बुलाया गया और स्वयंवर में सबको बुलाने के बाद जहाँ पर स्वयंवर स्थल था वो उस स्थल पर, वहाँ पर गेट पर पृथ्वीराज चौहान का जो पुतला था, पुतला को खड़ा कर दिया गया पहरेदार के बगल में, पहरेदार बनाकर, ठीक है। और यह देखकर संयोगिता को बहुत ही बुरा लगा कि पृथ्वीराज चौहान को उसके पिता ने एक पुतला बनाकर खड़ा कर दिया, वो भी पहरेदार की पदवी देकर। और वहाँ पर जितने भी स्वयंवर में, सेरेमनी में जितने भी राजा महाराजा जो भी थे उस टाइम के, ठीक, सभी लोग आए थे। और पृथ्वीराज चौहान के पुतले को देखकर जो भी राजा पृथ्वीराज चौहान से जलते थे वो पृथ्वीराज चौहान के पहरेदार वाले पुतले को देखकर वो उनकी खिल्ली उड़ाने लगे, उनका मजाक उड़ाने लगे, ठीक है। यह सब देखकर संयोगिता को और पृथ्वीराज चौहान को बहुत बुरा लगा और उसी रिंग सेरेमनी स्थल पर, वहाँ पर फील्ड में पृथ्वीराज चौहान आते हैं घोड़े से अपने और संयोगिता को वहाँ से उठा ले जाते हैं, ठीक। तो इस बात से जल भुन जाता है कौन? जयचंद, संयोगिता का पिता, ठीक। फिर उसके बाद उसने मोहम्मद गौरी का जो पहला आक्रमण सुना था, ठीक। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बारे में सुनने के बाद उसने सोचा कि क्यों ना मैं मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लूँ, पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए, सबक सिखाने के लिए क्यों ना गौरी से हाथ मिला लूँ। तो उसने
गौरी से हाथ मिला लिया। ठीक, तो गौरी से जब हाथ मिला लिया तब पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई, हार हुई। मुख्य कारण था जयचंद। ठीक, जयचंद ही पृथ्वीराज चौहान के हार का मुख्य कारण था। ठीक, आप लोग याद रखेंगे कौन था, जयचंद। उसके बाद आगे उसको तो ये नहीं समझ में आया कि ये कितने भी हों ये उसको भी नहीं छोड़ने वाले थे। ठीक है, फिर उसके बाद हुआ 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध, और वह किसके बीच हुआ, गौरी और जयचंद जो गढ़वाल देश का राजा था। ठीक है, गढ़वाल देश का राजा था। जयचंद चला था हाथ मिलाने गौरी से, और गौरी ने ही उसके ऊपर चढ़ाई कर दी। ठीक है, क्योंकि दुश्मन कभी भी दोस्त नहीं बन सकते, वो हमेशा दुश्मन ही रहेंगे, चाहे आप कितना भी वो कर लो। अगर जो बाहर देश का है तो वो दुश्मन ही रहेगा, चाहे आप उससे किसी से हीन भावना से, बदले की भावना से अगर हाथ मिलाने पर भी वो आपके प्रति हीन भावना ही रखेगा। भले ही ऊपर के मन से क्या हो जाए कि आपका साथ दे रहा है, लेकिन वह आपको भी एक दिन नहीं छोड़ने वाला है। ठीक, तो यह युद्ध गौरी और जयचंद के बीच हुआ, और जिसमें गौरी की जीत हुई, जयचंद्र पूरी तरीके से हार गया। ठीक, यह पूरा हार गया। जीत कौन गया, गौरी जीत गया। और यह युद्ध किस युद्ध के नाम से जाना जाने लगा, चंदावर का युद्ध, जयचंद का चंदावर का युद्ध। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी के साथ आए। ठीक है, एक नाम आता है मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी के साथ आए थे भारत। ये भारत में सूफीवाद के प्रवर्तक थे। ठीक है, सूफीवाद को चलाने वाले कौन थे, मोइनुद्दीन चिश्ती। यह अजमेर में रहते थे, यहीं इनकी दरगाह स्थित है, अजमेर। ठीक है, अजमेर में इनकी क्या है, मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का याद रखने के लिए ये है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि उत्तर भारत में इक्ता प्रथा चलाई थी, किसने, इन्होंने ही। ठीक, फिर उसके बाद अगला पॉइंट है इम्पॉर्टेंट, गौरी ने चंदावर के युद्ध के बाद देवी लक्ष्मी नंदी के सिक्के चलाए। ठीक है, देवी लक्ष्मी और नंदी के सिक्के चलाए। फिर उसके बाद 1202 से 1203 ईस्वी में कालिंजर अभियान में चंदेल शासक परमार्दी देव को हराया। ठीक है, कालिंजर अभियान में चंदेल के शासक परमार्दी देव को हराया। ठीक, उसके बाद जिसमें इनका सहायक कौन बना था, ऐबक बना था। ऐबक को भी पढ़ेंगे आगे। ऐबक इसमें गौरी का सहायक था कालिंजर अभियान में। ठीक है, और परमार्दी देव जो थे, जो हार गए थे, उनके सेनापति कौन थे, आला और उदल। आला और उदल ये इनके कौन थे, शासक थे। ठीक, उसके बाद गौरी की मृत्यु हो गई 1206 ईस्वी में दमयक पाकिस्तान में। अली मर्दान ने इनकी हत्या कर दी थी, सोए हुए थे, इनकी हत्या कौन की थी, अली मर्दान ने इसकी हत्या कर दी थी। अब आगे बात आती है, इसके बाद हमारा चलेगा गुलाम वंश। ठीक है, हम लोग मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं, और अब अरब और तुर्क आक्रमण के बाद चलेगा हमारा अगले वीडियो में गुलाम वंश। लेकिन गुलाम वंश पढ़ने से पहले आप लोग ये तीनों वीडियो कंप्लीट कर लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, तो गौरी के जो दास थे वो कौन था, यलदौस था, गजनी, ठीक, कुबाचा सिंध का, ऐबक लाहौर प्लस दिल्ली, ठीक है, बख्तियार खिलजी बंगाल और बिहार। ठीक है, गौरी का जो दास था, जो उस टाइम दास हुआ करते थे, इन लोगों को जगह दे दिया जाता था कि यहाँ का जो है सब कुछ तुम देखोगे। ठीक है, जैसे यलदौज को क्या दिया गया था, गजनी, और कुबाचा को सिंध, ऐबक को लाहौर और दिल्ली, बख्तियार खिलजी को बंगाल और बिहार। ठीक है, सिंध में कुबाचा को जो सिंध दिया गया था वो काबुल,
कंधार, मुल्तान, यही सब है। ठीक, तो याद रखेंगे जो यल्दौस था वो ऐबक का ससुर था। कौन था? ऐबक का ससुर। गौरी के समय में विद्वान कौन थे? फखरुद्दीन राजी, नजामे उरूजी। ठीक है, ये सब क्या थे? गौरी के समय के विद्वान थे। ठीक, आगे बख्तियार खिलजी ने नष्ट किए विश्वविद्यालय। बख्तियार खिलजी का भी बहुत वो आता है किस्सा कि इसने क्यों नष्ट करवाया था। नष्ट किए विश्वविद्यालय, कौन कौन से विश्वविद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी ने नष्ट करवाए, बिहार में जो है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो बंगाल में है उसको भी नष्ट करवाया। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार में, इसको भी बख्तियार खिलजी ने नष्ट करवाया। ठीक है, नष्ट करवाने का कारण था कि बख्तियार खिलजी बहुत ही क्रूर था। ठीक है, क्या था? बहुत ही क्रूर था। बख्तियार खिलजी पूर्व में मोहम्मद गौरी का सेनापति था। मोहम्मद गौरी के मर जाने के बाद, मृत्यु हो जाने के बाद में ऐबक का सेनापति बना। किसका सेनापति बना? ऐबक का सेनापति बना। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। आप लोग अगले वीडियो का वेट करिए और पिछले वीडियो को पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है, पढ़ने के बाद पॉइंट्स को नोट करिए और नोट करके एक नोट्स बनाइए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, एक एक पॉइंट। ठीक है, पॉइंट को याद रखिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि PDF आप लोगों तक पहुंच जाए तो आप लोगों को मिलेगी, लेकिन आप लोग पहले इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।